हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मस्त। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये नया साल एक बेहतर खुशियां लेके आए। आप अपने एम में, अपने जो आपके उद्देश्य है उसमें सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो बेस्ट विशेस। इस साल और मेहनत करनी है। जो आपने पिछले साल आप जो अचीव नहीं कर पाए हैं, इस साल उसके लिए और ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और जरूर आपकी कामयाबी है जो वो आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टेट के सॉल्यूशन लगा रहे थे और हमने 3 पार्ट उसके कंप्लीट कर लिए थे, और अगले 4th पार्ट में भी हम उसके 10 या 12 क्वेश्चन जो भी है सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। कह रहा है कि आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ सी वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज विजिबल अबव द वाटर सरफेस। देखिए, एक आइसबर्ग है। हाँ, आइसबर्ग वही है भाई जो अपना टाइटैनिक वाला था। ठीक है, जिससे हमारा टाइटैनिक टकरा के, ठीक है, क्रैश हुआ था। वो हमारा क्या है भाई, आइसबर्ग होता है। ठीक है, तो एक आइसबर्ग है ऐसे ही। और ये आइसबर्ग क्या है, एक पानी के अंदर, जो पानी की डेंसिटी रो डब्ल्यू है मान लेते हैं, और इसमें दे रखी है इनफैक्ट, और इसकी जो डेंसिटी है ये रो आइस दे रखी है। ठीक है, इसकी आइस की डेंसिटी है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं रो आइस। ओके, तो बेसिकली सीधा सा आर्मी प्रिंसिपल पे कुछ भी नहीं है। मान लो इस टोटल जो है इसकी हाइट आप h मान लेते हैं इस आइसबर्ग की। ठीक है, और इसमें कितना वाटर में अंदर है, ये हमारा h डैश, ये पानी के अंदर है आइसबर्ग। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि कितना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग विजिबल अबव, ऊपर कितना जो फ्रैक्शन है वो कितना हिस्सा इसका ऊपर होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सीधा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाएंगे यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि द हीट ऑफ द बॉडी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी हटाया है। ठीक है, ओके, तो उसका वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट क्या होगा, वेट हो जाएगा इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास हो गया। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस वो कितना होगा, जितना वॉल्यूम इनसाइड है, इनटू, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, हमारा जो वाटर डिस्प्लेस है तो वाटर की डेंसिटी इनटू क्या आ जाएगा, जी। यहाँ पे डेंसिटी किसकी लेंगे हम, जो बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, बॉडी की हमारी आइस है, और उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा ये। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनसाइड। यहाँ वॉल्यूम इनसाइड होगा, यहाँ हमारा टोटल वॉल्यूम होता है बॉडी का। ठीक है, तो अच्छा, हम टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, इसको इन टर्म्स ऑफ एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू आइस इंटू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा आपका। और v इनसाइड किसके इक्वल आ जाएगा, रो w इंटू क्या आ जाएगा, जी। अच्छा, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं आप, इनसाइड कितना हाइट है हमारा, h डैश इंटू क्या आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा सेम है। ठीक है, तो यहां से g की वैल्यू से g की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो h रो आइस किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, h डैश इंटू रो w। ठीक है, ओके, यहां से किसकी वैल्यू निकालो आप, h डैश अपॉन h किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रो आइस अपॉन में रो w। ये किसका फ्रैक्शन है, h डैश अपॉन h। h डैश तो वो है जो इनसाइड है, हमें क्या निकालना है, हमें आउटसाइड का फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या कर दो, 1 में से माइनस कर दो, यहीं पे कर लेते हैं, नहीं 1 माइनस क्या कर दो, दोनों साइड 1 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस रो आइस अपॉन में रो आइस अपॉन में रो वाटर। ठीक है, तो यहां से h माइनस h डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, h, तो ये क्या आ जाएगा आपका, शायद ऑप्शन इसी में, हाँ, 1 माइनस रो आइस अपॉन में रो डब्ल्यू। देखिए ये क्या है, ये तो वो है ना, h में से h डैश माइनस कर दो, मतलब टोटल हाइट तो हमारी h है, उसमें से h माइनस कर दो। देखिए तो क्या बनेगा, h माइनस h डैश, ये वाली हाइट मिलेगी। ये तो पूछा है कि अबव द, जो हमारा वाटर है वो कितना फ्रैक्शन है उसका, अपॉन टोटल फ्रैक्शन। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस रो आइस अपॉन रो डब्ल्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पावर सप्लाइड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मास 2 kg वेरीज विद द टाइम p = 3t स्क्वायर t by 2 where p is watt। अच्छा पावर दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t = 0, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा t टाइम बाद, देखिए सीधा सा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा w, वर्क के बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई उसकी 1/2 mv²। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो कहां से, वो हमारा टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 1/2 m(u²) यहाँ 0 आ जाएगा। वर्क क्या है, वर्क हमारे पास है, पावर दे रखी है, तो वर्क को ऐसे लिख सकते हैं पावर इनटू dt। टोटल वर्क जो निकालना है कहां से कहां तक, टाइम दे रखा हमारे पास 0 से 2 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/2 m v² = पावर, पावर की वैल्यू, पावर का फंक्शन क्या दे रखा है आपको 3t² अपॉन में 2 इनटू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, 0 से 2 इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 1/2 mv² = 3/2 बाहर ले लो, ये कितना आ जाएगा t की पावर क्यूब अपॉन 3, लिमिट लग लो इसमें 0 से 2। ठीक है, तो कितना आएगा 3/2, 3 बाहर ले लो और t का क्यूब कितना 8 आ जाएगा, और 1/2 m मास दे रखा है इसमें, हाँ 2 kg मास दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है हमें। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, तो v² कितना आ जाएगा 4, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 मीटर/सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है भाई 2 मीटर/सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू बॉक्सेस 1 and 2 contains equal number of molecules of the same gases। If V1 and V2 are the volume of the boxes, then λ1 λ2 to draw the mean free path। अच्छा मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है ये, देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है भाई, मीन फ्री पाथ, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, लैम्डा इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है k bt, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है √2 पाई एंड d² p। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है ये, समझ गए। तो क्योंकि जो पार्टिकल है, देखो मान लो 2 बॉक्सेस है हमारे पास, एक की वॉल्यूम v1 है और एक की वॉल्यूम क्या है v2 है हमारे पास। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल शायद सेम है, एक मिनट, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इसके अंदर वॉल्यूम अलग अलग है v1 और v2। ठीक है, तो इनके λ1 λ2 मीन फ्री पाथ है। अच्छा लैम्डा का पहले वॉल्यूम से वेरिएशन देख लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू k bt अपॉन में √2 पाई एंड d² नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है भाई। ठीक है, और पाई एंड d² और p को कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर क्या होता है आपका nRT अपॉन में v हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा n r t, t से t कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, t से t कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी देखिए, बाकी तो सारे कांस्टेंट ही है यहाँ पे, तो लैम्डा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए ना √2 पाई n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है भाई, कांस्टेंट है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, n हमारा क्या होगा सेम होगा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, और r भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं λ1 इक्वल टू λ2 अपॉन में v2, है ना भाई, कांस्टेंट है, लैम्डा बाय v का रेशियो चेंज नहीं हो रहा ना हमारे पास, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके उसमें पुट कर देना था। ठीक है, ओके, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एमएससी लेवल का है, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिंपल, पर इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है एमएससी के, ये क्या है, लैग्रेंजियन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन निकालना है। देखिए एक ये पेंडुलम है आपका, ओके, तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है भाई, इसको हमने यहां जाके फ्री करके यहां छोड़ दिया। ठीक है, अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है बच्चों l, और ये मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इसको हम o मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहां पे इसकी ये हाइट है, ठीक है, इसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा लैग्रेंजियन निकालना है, लैग्रेंजियन क्या होता है आपका, लैग्रेंजियन होता है t माइनस v, मतलब काइनेटिक एनर्जी टर्म माइनस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी टर्म निकाल लेते हैं, तो t या काइनेटिक एनर्जी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी हाफ mv²। ठीक है, अच्छा v क्या होता है, v तो इसका इक्वल टू क्या होता है आपका r ओमेगा होता है भाई,
v इक्वल टू क्या होता है आपका r ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा तो आपका d थीटा अपॉन में dt होता है। अच्छा d थीटा अपॉन dt को हम थीटा डॉट भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल है ये, r क्या है इसकी, r तो इसकी लेंथ हुई ना, देखिए ये जो पेंडुलम है ये ऐसा घूमता हुआ आएगा पूरा, तो ये इसकी रेडियस हुई ना लेंथ, तो रेडियस कितनी हुई, लेंथ हो गई इसकी पेंडुलम की, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा तो ये है आपका थीटा डॉट, ठीक है। तो v की वैल्यू मिल गई आपको 1/2 m, इसमें डाल दो तो क्या आ जाएगा l अपॉन में थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ गई आपकी। पोटेंशियल एनर्जी टर्म निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म क्या होगी, mgh हाइट, ठीक है, mgh कितना है, ये हाइट कितनी है इसकी, देखिए पेंडुलम कहां है, यहाँ है, तो इतनी हाइट पे पेंडुलम, ठीक है, अबव द सरफेस, मान लो ये इसकी सरफेस है, ठीक है, तो ये सरफेस को टच कर रहा है भाई, ये इतनी तो हाइट पे है पेंडुलम, तो ये कितना हो जाएगा, mgh कितना है, टोटल में से आप ये क्या कर दो, ये माइनस कर दो, यानी टोटल कितनी है आपकी OA माइनस क्या आ जाएगा भाई, टोटल हाइट ये है ना आपकी, ओके, टोटल लेंथ, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये वाली हाइट निकल जाएगी आपकी, इतनी तो ऊपर गया है हमारा पेंडुलम, समझ गए। तो क्या आ जाएगा OA माइनस क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, OA माइनस OC, हाँ OA माइनस OC आ जाएगा, ठीक है। तो mg, OA कितना है भाई, OA तो पूरा आपका L है, और OC कितना है, अच्छा ये क्या थीटा है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, भाई ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ये आपकी क्या है, देखिए बच्चों ये क्या है आपकी, ये टोटल आपकी, ये भी तो L है ना भाई, ये L है तो ये भी तो L होगी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका L cos थीटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा L cos थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा mg, L कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब पुट कर दो तो लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा आपका L इक्वल टू आ जाएगा t कितना है भाई 1/2 m L स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा mg L 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉट लिक्विड इज केप्ट इन अ बिग रूम, द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड, अच्छा ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ है भाई, न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या कहता है d/dt इक्वल टू किसके इक्वल होता है k * t - t नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। यहां से टेंपरेचर की टर्म एक साथ ले लो भाई, t - t नॉट आ जाएगा आपका, और ये किसके इक्वल आ जाएगा k * dt आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो भाई दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा यहां से d/dt ये आ जाएगा ln t - t नॉट, और क्या आ जाएगा माइनस के टी प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आपका जो लॉग है नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, बट माइनस साइन है इसलिए जो लाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट अपोजिट साइड में जाएगी, अपोजिट साइड में जाएगी टी माइनस टी नॉट, यानी टेम्परेचर टाइम के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वैसे भी y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, आप देख सकते हैं, और तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x rays of wavelength of the lambda 20 picometer are the components scattered from a carbon target and the scattered rays are the detected at 90 degree, अच्छा phi की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, what percentage of initial x-ray photon energy transfer to the electron is such, अच्छा ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, लैम्डा डैश कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग आप सभी ने पढ़ी होगी, वो किसके इक्वल होती है h अपॉन में किसके इक्वल होती है m नॉट अपॉन में c के इक्वल होती है, ठीक है, इसके इक्वल होती है 1 माइनस cos phi, अच्छा ये स्कैटरिंग एंगल आपका, अच्छा स्कैटरिंग एंगल आपको कितना दे रखा है, phi दे रखा है 90 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा h अपॉन में m नॉट इनटू c 1 माइनस cos 90 0 होता है, तो ये बनेगा आपका h अपॉन में m नॉट इनटू c ही बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6.6 10 टू पावर -34 अपॉन में m नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.30 दैट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा लगभग आपका 0.242 × 10⁻, कितना -11 मीटर, ठीक है। क्योंकि आपको जो वेवलेंथ है वो किस में दे रखी है पिकोमीटर, तो इसको भी पिकोमीटर बना लो, तो ये कितना आ जाएगा 2.42 × 10⁻² पिकोमीटर, पिकोमीटर ही लिख लो इसको, ठीक है। पिकोमीटर कितना होगा 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओरिजिनल वेवलेंथ दे रखी है, देखो लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा, आपकी डेल्टा लैम्डा लिखी है उतनी,
तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू दे रखी है आपको कितनी भाई 2.42 पिकोमीटर, ठीक है। अच्छा आपको नई वेवलेंथ निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा कितना है 2.42 पिकोमीटर प्लस 20 पिकोमीटर और दे रखा है आपको, तो इनको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा 22.42 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी नई वेवलेंथ है। अब एनर्जी ट्रांसफर कह रहा है, अच्छा एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी होती है आपकी hc/लैम्डा, पहली वाली एनर्जी ये है जब वेवलेंथ लैम्डा है, और जब वेवलेंथ लैम्डा डैश है तो उस टाइम एनर्जी कितनी होगी hc/लैम्डा डैश होगी, ठीक है। ओके तो यहां से क्या निकाल लो भाई e डैश अपॉन में e निकाल लो, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके तो यहां से उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आपको निकालनी है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो ये क्या होगा 1 माइनस कर दो भाई e अपॉन में e डैश अपॉन में e इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, यहां से आ जाएगा e माइनस e डैश अपॉन में e इनटू क्या आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, ठीक है, लैम्डा डैश, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, तो यहां से निकल जाएगा लैम्डा डैश की वैल्यू पता है आपको, लैम्डा की पता है, लैम्डा डैश की वैल्यू पता है, रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 10.7% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वेक्टर a हैज लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड एंगल मेक 30 डिग्री, देखो पॉजिटिव एक्सिस से एक वेक्टर है जो वो कितना एंगल बना रहा है भाई 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ओके ये a वेक्टर है आपका और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई, ठीक है। एक और वेक्टर है b जो कितने डिग्री पे 150 डिग्री एंगल पे है, 150 कहां बनेगा भाई यहां के आसपास बनेगा लगभग, ठीक है, ये पूरा 150 डिग्री है, ठीक है। तो ये b वेक्टर है आपका और इसकी भी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना भाई इसका भी 5 है, ठीक है। x एक्सिस है ये आपका, समझ गए। अब कह रहा है कि द पॉजिटिव x एक्सिस फॉर द एक c वेक्टर वो किसके बराबर है a माइनस b के बराबर है, यानी हमें क्या चाहिए होगा माइनस b चाहिए होगा इसमें, तो b का माइनस b कहां होगा भाई, ये होगा माइनस b इसका, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है भाई, ये है हमारा, देखो ये पूरा 180 होगा और ये कितना होगा 150, है ना, तो ये पूरा 360 होता है ना, देखो ये 180 और ये 150 यानी ये 30 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 30, देखो ये कितना 150 और 30 180 हो गया, 180 ये है, ठीक है। तो ये कितना जो माइनस b है वो वेक्टर कितने पे है भाई, उसकी वैल्यू, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस b का भी 5 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है व्हाट इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्सिस, अच्छा जो c फॉर द वेक्टर c इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, उसका एंगल कितना होगा भाई, देखो x एक्सिस के साथ जो वेक्टर बनेगा है ना, x एक्सिस के साथ जो वेक्टर बनेगा उसका यानी जो रिजल्टेंट होगा, अच्छा इसका रिजल्टेंट कहां होगा भाई इसका, देखो इसका वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है a माइनस b के बराबर है ना, तो a माइनस b का रिजल्टेंट कहां होगा, ये a कहां कितने एंगल पे 30 पे, b कितना 30 पे, यानी इसका रिजल्टेंट तो इसी लाइन पे बनेगा ना भाई, है ना, इसका रिजल्टेंट मान लो c मान लेते हैं उसको, उसका एंगल कितना है यहां से x एक्सिस से, वो तो एंगल 0 पे ही आ गया भाई, 30 डिग्री है नीचे 30 डिग्री ऊपर है, ठीक है, 5 इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है और 5 इसका मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा भाई इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। आप चाहो तो रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगा दो पूरी कहानी, ठीक है, उससे निकाल सकते हो, ठीक है, पर उससे निकालोगे उससे पहले बेटर आप कांसेप्ट लगाओ इसमें, देखो रिजल्टेंट कहां होगा इसका 30 ये 30 ये है, ठीक है, रिजल्टेंट तो इसी लाइन पे होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है, x एक्सिस पे उसके रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू फ्रेम्स s1 एंड s2, अच्छा दो फ्रेम्स हैं हमारे, ठीक है, तो हमें नहीं पता इनर्शियल या नॉन इनर्शियल देखते हैं अभी, ठीक है, तो S1 ये S1 फ्रेम है हमारा और ये हमारा क्या है भाई S2 फ्रेम है, ठीक है। अच्छा अब एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है S1 और S2 से, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसको कोई बंदा मान लो इस फ्रेम से देख रहा है, मान लो कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ओके उसको देख रहा है भाई, ठीक है, तो इसको देखने का नजरिया उसका अलग होगा, इसको अलग होगा भाई, ठीक है, दो ही फ्रेम है हमारे, द फ्रेम S2 इज एक्सेलरेटिंग, अच्छा ये बात कह रहे हैं कि जो S2 है वो एक्सेलरेट हो रहा है भाई, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है भाई, ठीक है,
ये एक्सेलरेट हो रहा है, ओके ओके, विद रिस्पेक्ट टू S1, S1 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो F1 एंड F2 आर द फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है। F1 मान लो इससे देखें तो उस पार्टिकल पे फोर्स कितना F1 है और इस पे कितना है F2 फोर्स है। अब कौन सी स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल है, सबसे पहले F1 नॉट इक्वल टू 0, F2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए उस पार्टिकल पे पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या रहा है कि जो F1 है वो 0 नहीं है, F2 इक्वल टू नॉट 0 नहीं है। क्या स्टेटमेंट गलत है या ट्रू है? ये देखिए बच्चों, जब ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है भाई, भाई इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है, तो सीधी सी बात है क्या कि इसका मतलब फोर्सेस होंगे दोनों के ऊपर, ठीक है। हो सकता है ये इस तरफ जा रहा हो, ये इस तरफ जा रहा हो सकता है ये रेस्ट में हो, ये आगे मूव कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि F1 और F2 इक्वल टू, भाई ये कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट है ये, है ना। ऐसा होता है, हो सकता है कि ये दोनों भाई किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अलग जा रहे हो, पास आ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, एक्सेलरेट हो रहे हैं दोनों, समझ गए, ओके। या एक रुका हुआ एक आगे जा रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है कि एक रुका हुआ एक आगे जा रहा हो, हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता, बस ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये आगे जा रहा हो, ये पीछे जा रहा हो इस तरफ, या दोनों पास आ रहे हो, या दोनों एक रुका हो एक आगे जा रहा हो, समझ गए, ये रुका हुआ है वो ये आगे जा रहा हो, समझ गए। तो अब क्या केस में देखो, पहला केस क्या है, F1 नॉट इक्वल टू 0, F2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखो, ऐसा हो सकता है दोनों मूव कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, दोनों फोर्स रहेंगे, बस में फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, भाई दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं ना, दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। तो फोर्स एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, F1 नॉट इक्वल टू 0, F2 0, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, देखो वो रेस्ट में हो, ये मूव कर रहा हो, है ना, तब क्या होगा, F1 0 नहीं होगा, उसमें 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये केस भी पॉसिबल है हमारा। दूसरा अगला क्या है, F1 0, F2 0, ठीक है, इस पे यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो किसी भी केस में क्या होगा, 0 नहीं आएगा, फोर्स एक्सेलरेट हो रहा है। देखो अगर एक्सेलरेट, कभी एक्सेलरेट नहीं होंगे फोर्स दोनों में, कब 0 होगा, दोनों में एक्सेलरेशन 0 होगी, है ना, एक्सेलरेशन 0 होगी भाई, तो दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी केस में एक्सेलरेशन क्या है हमारी, 0। हम नॉट पॉसिबल कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, तो F1 इक्वल टू 0 और F2 0 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते हमारे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या हो, 0, उसके लिए दोनों के एक्सेलरेशन 0 होगी, वो हो नहीं, कह रहा है कि वो तो कह रहा है कि दोनों मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, S2 हमारा एक्सेलरेट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स 0 ना आए, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि F1 इक्वल टू 0 और F2 इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहे फ्रेम, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोड ऑफ लेंथ रोटेट्स विद अ स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत बढ़िया। द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा एक मैग्नेटिक फील्ड है भाई आपकी, उसके अंदर क्या कर रहा है, एक रोड रोटेट कर रही है भाई, ठीक है। तो एक रोड है, जैसे मान लो इस रोड को मैं यहाँ ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है, ओके, यूनिफॉर्म से लगनी चाहिए ना, तो ये इसका सेंटर हो गया भाई, ठीक है। ये रोटेट कर रही है, इस किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा अब इसका ईएमएफ निकालना ना, सेंटर से एंड पे, सेंटर से एंड पे, एंड टू एंड नहीं निकालता भाई, ठीक है, एंड टू एंड तो 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर वो होता है ना बिटवीन द एंड्स, ठीक है। हमें तो कई बच्चे देखते हैं भाई ये आता है आंसर और इसको टिक मार देते हैं, ठीक है। एंड से एंड का नहीं पूछ रहा आपको, सेंटर से एंड का पूछ रहा है, तो इसका सेंटर ये है आपका, और सेंटर से मान लो हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी विड्थ हमारी dx हो गई, कहां से यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो निकालते हैं ये, कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है ईएमएफ किसके बराबर होता है, ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ BLB होता है हमारा, स्मॉल एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ईएमएफ हो जाएगा b dx इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इनटू x हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा इनटू x क्या आ जाएगा, ओमेगा इनटू x आ जाएगी, ठीक है भाई, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है उसकी, x है वहां तक एलिमेंट की, तो d e इंटीग्रेशन कर दो इसका, b क्या हो जाएगा, ये ओमेगा x dx आ जाएगा, लिमिट्स कहां 0 से लेके l/2,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर से एंड तक, सेंटर से एंड तक तो L/2 हो गई ना, ये पूरी L है तो ये क्या हो जाएगा, b ओमेगा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो x²/2 आ जाएगा यहाँ से और लिमिट L/2 आ जाएगा, तो b ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से L², यहाँ रखो L/2 का स्क्वायर अपॉन 2 नीचे है, तो क्या आ जाएगा b ओमेगा L²/4 आ जाएगा, 4 × 8 आ जाएगा भाई से, तो क्या आ जाएगा EMF की वैल्यू आ जाएगी 1/8 b ओमेगा L² के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेंपरेचर मस्ट इंक्रीज, ठीक है, देखो अगर हीट करेंगे टेम्परेचर को तो सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम थर्मोडायनामिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीज, देखो हीट इंक्रीज, हीट देगी सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना ही चाहिए भाई, ऐसा तो कोई जरूर नहीं है, हैं क्या पता आइसोथर्मल प्रोसेस हो आपकी, नहीं ऐसा कोई जरूर नहीं है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस हो आपकी, ठीक है, उसमें जरूर नहीं है कि हीट दो आप और आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो ना, ऐसा कोई जरूर नहीं है। दूसरा इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हाँ वर्क डन बाय द सिस्टम, देखो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पीडीटी होगा आपका, है ना, और ये पॉजिटिव कब आएगा, देखो पॉजिटिव वर्क कब आएगा, p v2 - v1, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो भाई v2 ज्यादा होगा आपका v1 से, तभी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो स्टेटमेंट बी आपकी बिल्कुल ठीक है और ए गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई एनी फीडबैक देना है आपको तो मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।